ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमें क्या करना है, एल्केन्स के अंदर रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, उसी में करना है आइसोमेराइजेशन या समावैवीकरण। ठीक है, आइसोमेराइजेशन ज्यादातर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होती है कि हम पोजीशन को चेंज कर दें। ठीक है, और वो भी कब होगी, जब हम हाई टेम्परेचर लेते हैं, हाई टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर लिया जाता है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे कैटलिस्ट भी काम में लिया जाता है, जैसे कोई एल्यूमिनियम का हैलाइड ले लिया विद एसिड। ठीक है, जिस हैलाइड का हमने एल्यूमिनियम का कंपाउंड लिया है उसी का हम एसिड लेते हैं, जैसे AlCl3 तो उसके साथ HCl, AlBr3 तो उसके साथ HBr। ये तो ठीक आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर एक लाइन लिख लो आइसोमेराइजेशन में, एल्केन की सीधी सीरीज को, एल्केन की सीधी सीरीज को शाखित करने के लिए, शाखित अगर हमने किया है और शाखित करने के बाद में उनकी पोजीशन अगर अलग अलग आ रही है, ठीक है, तो वो कौन कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, चेन और पोजीशन। ठीक है, तो लाइन यही लिखनी है आपको, एल्केन की सीधी श्रृंखला को शाखित करने के लिए उच्च दाब, हाई प्रेशर और उच्च ताप, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाई प्रेशर लगभग 35 या 30 एटमॉस्फेयर लिया जाता है, टेम्परेचर भी हाई रखा जाता है, ये लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है। इसके साथ में यहाँ पे क्या लिया जाता है, डिहाइड्रेटेड या निर्जलीय AlCl3 प्लस HCl या AlBr3 प्लस HBr। ये रिएक्शन कंडीशंस है सारी। ठीक है, कि समावैवीकरण अभिक्रिया अगर हमें करवानी है तो हमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और उसके साथ में ये कैटालिस्ट काम में हम ले सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन इसकी लिख लो, जैसे अगर हमने पेंटेन का एग्जांपल लिया है तो पेंटेन से हम क्या बना देंगे, एक कार्बन कम का ब्यूटेन, और ब्यूटेन पर पोजीशन चेंज कर देंगे, तो हम एग्जांपल लेंगे हेक्सेन का, तो पोजीशन आसानी से चेंज हो जाएगी। ठीक है, हेक्सेन, ये क्या है, एन हेक्सेन। इससे क्या बनेगा, 5 कार्बन का सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। ठीक है, ये क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन, और ये क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है,
इसके अंदर एक लाइन और लिख देना कि ये पेट्रोलियम उद्योग में ये अभिक्रियाएं आवश्यक होती हैं या इनकी उपयोगिता होती है। पेट्रोलियम उद्योग में इनकी एप्लीकेबिलिटी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होती है। ठीक है, क्यों? पेट्रोल क्या होता है? एक तरह से एल्केन्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रांच जितने भी एल्केन हैं वो एज ए पेट्रोलियम काम में आते हैं। तो अगर हमें आइसोमेराइजेशन करना है तो इससे ये जो है सारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस तरह की रिएक्शंस काम में आती है। पेट्रोलियम उद्योग में इसकी उपयोगिता है। ठीक है, 5-5 कार्बन की एल्केन बनी है जिसमें से एक कार्बन हमारा हेक्सेन में से सब्स्टिट्यूटेड हो गया है, प्रतिस्थापी बन गया है। वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे डिफरेंट पोजीशन पे आ गया, यानी एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। हमने अपचन किया था। ठीक है, अपचन का जस्ट उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्केन का अपचन किस किस विधि से कर सकते हैं, किस किस मेथड से कर सकते हैं? किससे? समझ में नहीं आया। रिडक्शन करना है एल्केन का। एल्केन का रिडक्शन नहीं होता। एल्केन से रिडक्शन करके क्या बनाओगे? नहीं होता। अगर हाँ, अगर एल्केन का ऑक्सीडेशन करना है तो एल्कोहल मतलब ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस आगे चलती है। ठीक है, रिडक्शन वाली पीछे चलती है। तो एल्केन के बाद में रिडक्शन नहीं होता है। और अगर अब हम अल्कोहल का पूरा रिडक्शन कर ऑक्सीडेशन कर दे, पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन, तो वो क्या करेगा? वो फिर हमारी कंबशन रिएक्शन होगी जिसमें पूरा का पूरा एल्केन सीरीज टूट जाती है और CO2 और H2O बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, फिर कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, उसके बाद में एसिड बनता है, और एसिड से आगे अगर आप करवा दोगे तो CO2 और H2O बन जाएगा। वो एक तरह से कंबशन रिएक्शन, बहुत ज्यादा हाई हमने टेम्परेचर दे दिया या उसको फ्लेम में डाल दिया, भट्टियों में डाल दिया, तो वो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन रिडक्शन जो है वो सिर्फ कहाँ तक होता है? रिडक्शन हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। ठीक है, एसिड से नीचे की तरफ आते जाते हैं, एसिड से कार्बोनिल, कार्बोनिल से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्केन, और एल्केन के बाद में आगे रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन। इसमें एक लाइन लिख लो कि एल्केनों का पूर्ण ऑक्सीकरण, उसका दहन होता है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, एल्केनों का पूर्ण ऑक्सीकरण, उसका दहन होता है। ठीक है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में एल्केनों का ऑक्सीकरण करने से एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन और अम्ल बनते हैं, जिसमें पहले अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड या कीटोन और फिर अम्ल बनते हैं, जिसमें उत्प्रेरक, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, उच्च ताप
उच्च दाब और उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। एल्कोहल, ये मिथेनॉल है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया हमने एल्केन का, यानी ये क्या है, मीथेन। मीथेन का एग्जाम्पल लिया है। मीथेन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम। ये ऑक्सीडेशन जो है वो कहाँ पे होगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और किसी भी कैटलिस्ट के लिए हमने यहाँ पे ओपन मेटल ली है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल जितने कार्बन का एल्केन लिया है उतने ही कार्बन का अल्कोहल, यानी ये क्या बना, मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल का आगे ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, मिथेनॉल से, हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि कार्बन हमें एक ही रखना है, तो एक से कीटोन नहीं बन सकता, एल्डिहाइड बन सकता है, तो ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका आगे ऑक्सीडेशन करवाए तो फॉर्मिक एसिड। इससे आगे ऑक्सीडेशन करवाए तो CO2 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम में ले सकते हैं, जैसे KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है, वो भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो आप, एरोमेटिक यौगिकों का निर्माण, कि हम साइक्लाइजेशन यानी चक्रीयकरण भी कर सकते हैं एल्केनों का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन बाहर निकालने पड़ेंगे, है ना। एल्केन है, एल्केन का अगर साइक्लाइजेशन करना है तो हमें हाइड्रोजन बाहर निकालने पड़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो और ज्यादा हाइड्रोजन आपको बाहर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हेप्टेन का। ठीक है, इसमें पहले एक लाइन लिख लो, 6 या ज्यादा कार्बन वाले एल्केनों को, 6 या ज्यादा कार्बन वाले एल्केनों को, अच्छा 6 या ज्यादा वाले क्यों लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। 6 या ज्यादा कार्बन वाले एल्केनों को उच्च दाब पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर एरोमेटिक यौगिक बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम हेप्टेन का, एन हेप्टेन, यानी इसके अंदर कितने कार्बन है,
7 कार्बन की सीरीज ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमें उत्प्रेरक काम में लेना होता है, तो उसके लिए हम क्रोमियम का या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड काम में लेते हैं, ठीक है। इसके साथ में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है, ये लेंगे। अब इसमें होगा क्या कि एक तो ये क्या करेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, इससे तो क्या होगा, साइक्लाइजेशन या चक्रीयकरण। जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो दोनों कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो दोनों से एक एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो हमें ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड बनाते हैं यानी कितने हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, 6, है ना। और 2 पहले निकाल दिए, टोटल 8 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसको बना दो, ये टोलुइन की स्ट्रक्चर बनेगी, है ना। बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। टोलुइन इसका नाम है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है, लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन या हेलोजनीकरण अभिक्रिया। तो हेडिंग डाल लो, एल्केनों का मुक्त मूलक हेलोजनीकरण या फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। इस रिएक्शन को हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। होता क्या है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, ठीक है। एल्केन से क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, किसकी प्रेजेंस में बनता है, हेलोजन की प्रेजेंस में बनता है, सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, लेकिन इसमें भी हीट बाहर निकलती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो फिर हमें बाहर से सनलाइट या बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? हम्म? ज्यादा हीट नहीं निकलती है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म से इसका आंसर है कि सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, एल्किल का फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जो पूरी रिएक्शन है उसमें जो हीट निकलती है वो तो कैसे निकलेगी, जब हमारे बॉन्ड्स बनेंगे, जितने भी फ्री रेडिकल हम बनाएंगे उनमें बॉन्ड बनेंगे, तब हमारी वो हीट निकलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे आपने देखा कि एल्केन का हमें फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा और हेलोजन का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हेलोजन का तो फिर भी इजीली बनता है, लेकिन एल्केन का जो फ्री रेडिकल है वो बहुत मुश्किल से बनता है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसके लिए हमें यूवी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। पहला इसमें पॉइंट लिखो, एल्केन का उच्च ताप पर या
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की उच्च ताप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया करने पर या हैलोजन से अभिक्रिया से एल्केन की उच्च ताप और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया से हैलोजन व्युत्पन्न बनता है। हैलोजन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय एल्केन्स at high temperature or presence of sunlight when it reacts with halogen, है ना। इसे हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न बनता है, इसे हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपका ये एल्केन की ये जो हैलोजनेशन रिएक्शन है ये पूरी डिटेल में है, तो आपका लेंथी क्वेश्चन आता है इसके अंदर, तो आपको थ्योरी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यह मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें, यह मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, एल्केनों का हैलोजनीकरण कुल मिलाकर एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एल्केन हैलोजिनेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एल्केनों का हैलोजनीकरण कुल मिलाकर एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन फिर भी यहां पर सूर्य के प्रकाश और उच्च ताप की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी सूर्य के प्रकाश या उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि एल्केनों का मुक्त मूलक बनाने के लिए या एल्केन का मुक्त मूलक बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एल्केन का मुक्त मूलक बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन लिख लेंगे, मेथेन का क्लोरीनीकरण या क्लोरोनेशन ऑफ मीथेन।
ठीक है। मीथेन क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन है और इससे क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड और एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी मीथेन का हम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, CH बॉन्ड तोड़ेंगे, तो इसमें 104 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसी के नीचे ही लिख लेना, Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए 58 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब भी हमें बॉन्ड तोड़ना होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर CH बॉन्ड तोड़ना है तो उसमें 104 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, Cl बॉन्ड तोड़ना है तो 58 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। जब हमारा प्रोडक्ट बनता है तो एक एल्किल हैलाइड बनता है, यानी CH3, C कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो 84 किलो कैलोरी होती है इसकी। जब भी कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनता है तो उसमें हीट रिलीज होती है 84 किलो कैलोरी। ठीक है, HCl का जब बॉन्ड बनता है, ये जो HCl वाला बॉन्ड बनता है इसमें होती है 1083 किलो कैलोरी, 103 किलो कैलोरी। ठीक है, ये रिलीज होती है। तो ओवरऑल आपको देखो कि कितनी हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो और माइनस करो, -25 किलो कैलोरी आपकी हीट निकल रही है, यानी माइनस का मतलब क्या है कि ये हीट निकलेगी। ठीक है, यानी ओवरऑल ये रिएक्शन कौन सी थी, एक्सोथर्मिक थी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। क्यों, क्योंकि हमने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी दी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 58 किलो कैलोरी दी। ठीक है, लेकिन ये जब बॉन्ड बना तो 84 किलो कैलोरी बाहर निकल गई और ये बॉन्ड बना तो 103 किलो कैलोरी बाहर निकल गई, यानी 25 किलो कैलोरी हमारी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद में बाहर निकलती है उष्मा। ठीक है, इसलिए क्या है, एक एक्सोथर्मिक या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बाहर से हमें लाइट की या फिर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है इसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा हमें चाहिए होती है। जब भी इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हमें करना पड़ता है, यानी समांगी विखंडन जब भी करना पड़ता है, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हम सनलाइट या फिर सूर्य के प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है। Cl की एनर्जी कम है ना, इसके लिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी एल्किल का फ्री रेडिकल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख ली। ठीक है, तो इसमें लिख लो एक लाइन कि कुल मिलाकर 25 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है, 25 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है। ठीक है, 25 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है। लेकिन यह एक मुक्त मूलक क्रियाविधि है, लेकिन यह एक मुक्त मूलक क्रियाविधि है, इसलिए मुक्त मूलक प्रदान करने वाला पद या मुक्त मूलक बनाने वाला पद उष्मा शोषी होता है, एंडोथर्मिक होता है। जिस स्टेप में फ्री रेडिकल बनता है वो स्टेप एंडोथर्मिक होता है। मुक्त मूलक बनाने वाला पद उष्मा शोषी होता है और श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए, फॉर इनिशिएशन ऑफ सीरीज, श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, 58 किलो कैलोरी। क्योंकि हम सबसे पहले जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं तो हेलोजन का
होमोलिटिक बेस होता है। सबसे पहले हेलोजन का फ्री रेडिकल बनता है। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 58 किलो कैलोरी। ऊष्मा श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए 58 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके आगे एक रिएक्शन लिख लेना, 58 किलो कैलोरी क्यों चाहिए, ये बूंद तोड़ने के लिए। फिफ्टी 58 किलो कैलोरी। ठीक है, और ये किसकी उपस्थिति में होती है, सनलाइट या फोटोन, फोटोन एनर्जी की उपस्थिति में होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो, यदि इस अभिक्रिया में टेट्राएथिल लेड, यदि इस अभिक्रिया में टेट्राएथिल लेड यूज में लिया जाए, प्रयोग में लिया जाए, टेट्राएथिल लेड प्रयोग में लिया जाए, तो यह अभिक्रिया कम ताप पर भी संपन्न हो सकती है। इसके लिए एल्किल मुक्त मूलक बनाने के लिए सिर्फ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। टेट्राएथिल लेड है, ठीक है, तो टेट्राएथिल लेड से जब भी हमें फ्री रेडिकल बनाना होता है एथिल का, तो इससे हमें सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, टेट्राएथिल लेड से एल्केन का मुक्त मूलक बनाने के लिए कम ताप 140 डिग्री सेंटीग्रेड की ही रिक्वायरमेंट या आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ये टेट्राएथिल लेड है, 140 डिग्री इसमें टेम्परेचर देंगे तो ये क्या करेंगे, एथिल के 4 फ्री रेडिकल बना देगा। ठीक है, और ये जब एथिल के 4 फ्री रेडिकल हैं, ये जब भी क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, एथिल क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, एक की रिएक्शन करवा दो 4 की जगह। ठीक है, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, एक Cl माइनस नहीं, Cl का फ्री रेडिकल है ना, यहाँ पे Cl का, क्लोरीन का फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब लिखो मुक्त मूलक क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रिया विधि, मतलब इसका मैकेनिज्म लिखना है रिएक्शन का ना। अच्छा, जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो उसमें टोटल कितने स्टेप होते हैं, 3। सबसे पहला होता है चेन इनिशिएशन, हमें श्रृंखला का प्रारंभ करना पड़ता है। तो श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है, क्लोरीन के या हेलोजन के फ्री रेडिकल बनने से होता है। ठीक है, वो हमारा श्रृंखला का प्रारंभ करने वाला पद होता है। दूसरा चेन प्रोपगेशन या श्रृंखला का विस्तार, उसमें क्या होता है, एक क्लोरीन का या फिर हेलोजन का फ्री रेडिकल मिला, वो आगे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनाएगा। ठीक है, वो एल्किल का भी फ्री रेडिकल बनाएगा आगे, और कोई हेलोजन है तो उसका भी फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाँ, इससे क्या होगा, आपकी चेन इंक्रीज होगी, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आपके अलग अलग बनेंगे। ठीक है, और थर्ड आपका स्टेप क्या होता है,
चेन टर्मिनेशन या श्रृंखला समापन का पद होता है। उसमें क्या होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल है वो आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल या उदासीन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन या श्रृंखला का समापन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसमें स्टेप लिखो, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। ठीक है, इसके अंदर लिखो, इस पद में उदासीन अणु पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में या ऊष्मा की उपस्थिति में, पराबैंगनी प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटित होकर दो मुक्त मूलक बनाते हैं, दो फ्री रेडिकल बनाते हैं। यहां से मुक्त मूलक बनना प्रारंभ होता है, इसलिए इसे श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद कहा जाता है। यहां से मुक्त मूलक बनना प्रारंभ होता है, इसलिए इसे श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद कहा जाता है। इस अभिक्रिया में या इस क्रिया में या इस स्टेप में होमोलिटिक क्लीवेज या समांश विखंडन होता है। इसमें समांश विखंडन या होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। हेलोजन है, हेलोजन पे हमने क्या किया, फोटोन एनर्जी डाली है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दो फ्री रेडिकल बना देगा हेलोजन का। अब एक बार फ्री रेडिकल बन गए तो वो आगे क्या है, फ्री रेडिकल ही बनाएंगे। आगे जितने भी बॉन्ड टूटे हैं वो होमोलिटिक क्लीवेज या समांश विखंडन से ही टूटते हैं। सेकंड स्टेप लिखो, चेन प्रोपगेशन स्टेप या श्रृंखला सतत करने वाला या बढ़ाने वाला पद। श्रृंखला बढ़ाने वाला या सतत करने वाला पद, चेन प्रोपगेशन स्टेप। इसमें लिखो, मुक्त मूलकों के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त मूलकों के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। और ये उदासीन अणु से क्रिया करके, उदासीन अणु से क्रिया करके बहुत सारे मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये श्रृंखला में लगातार क्या करेगा, प्रोपगेशन करेगा, यानी ये लगातार चलती रहेगी। ठीक है, थर्ड स्टेप आएगा, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कंपनसेशन। ठीक है, वहां पे उसको लिखो आप, चेन एंडिंग स्टेप या श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद। हाँ, ये रिएक्शन लिख लो। इसमें क्या होगा, जैसे हमने हेलोजन का मुक्त मूलक बनाया, ये एल्केन
का मुक्त मूलक बनाएगा और एल्केन का मुक्त मूलक हैलोजन का मुक्त मूलक बनाएगा। मतलब हर रिएक्शन के अंदर आपको नए मुक्त मूलक मिलते जाएंगे। थर्ड स्टेप है श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। इसमें लिखो दो मुक्त मूलक आपस में संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लेते हैं। दो मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके या संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लेते हैं। और मुक्त मूलक के समाप्त होने के कारण मुक्त मूलक के समाप्त होने के कारण मुक्त मूलक के समाप्त होने के कारण अभिक्रिया बंद हो जाती है। अभिक्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप आएंगे। एल्किल का फ्री रेडिकल हैलोजन के फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड बनाएगा। एल्किल का फ्री रेडिकल एल्किल के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होके एल्केन बनाएगा, हायर एल्केन। और हैलोजन के फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके हैलोजन मॉलिक्यूल बना देगा। तो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या उदासीन अणु बनेंगे, कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बचेगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज और करो, इस रिएक्शन को नंबर 1 लिखो और एक लाइन लिखो इसके साथ। अभिक्रिया नंबर 1 यानी रिएक्शन 1 अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करने वाला पद है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें एल्किल मुक्त मूलक बनते हैं। ठीक है, ये स्टेप जो है ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें एल्किल मुक्त मूलक बनते हैं जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में इसकी एनर्जी प्रोफाइल है। ठीक है, तो हम एनर्जी प्रोफाइल देखेंगे इस हैलोजनेशन रिएक्शन की। उससे पहले कि कॉमन एनर्जी प्रोफाइल क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे और इस रिएक्शन की देखेंगे। उसके बाद में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ओरिएंटेशन किस तरह से काम में आता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो चीज। और ये जो एल्केन का हैलोजनेशन रिएक्शन है इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, सेलेक्टिविटी यानी आपको सेलेक्टिव एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, उसमें से हमें क्या होता है, सेलेक्टिव जो होगा वो ज्यादा परसेंटेज में बनेगा, दूसरा कम परसेंटेज में बनेगा। ठीक है, तो कहाँ पे सेलेक्टिविटी होती है, कहाँ पे स्पेसिफिसिटी होती है, कहाँ पे वर्णात्मकता होती है और स्पेसिफिसिटी को हिंदी में मुझे नहीं पता है, कहाँ पे आपके पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कुछ तरह की रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, वो होती है सेलेक्टिव यानी वर्णात्मक। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो वो होती है स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, विशिष्ट अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं।
तो विशिष्ट अभिक्रिया में एक ही प्रोडक्ट बनता है। वर्णात्मक जहां बनेगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो जो आपका ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अमाउंट के अंदर बनेगा, उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, दूसरे वाले का कम होगा। तो वो कहाँ पे होता है, किस तरह की रिएक्शन में होता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल है आपका। क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन है, प्रोपेन का क्लोरीनीकरण है। आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण है। यानी हेलोजिनेशन के 3 एग्जाम्पल करने हैं और उनके एनर्जी प्रोफाइल के साथ। ठीक है, उसके बाद में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।